साथियों, मैं संजना मैम एएलटी लॉ क्लासेस में मैं बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो आज हमारा जो सेकंड टॉपिक इंडियन एविडेंस एक्ट को लेकर रहेगा। तो आप लोगों से पहले एक बात कहना चाहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे इस नोटिफिकेशन को जिससे आपको मिलते रहे और ये वीडियो सभी लोगों को पहुँचाए जो स्टूडेंट जुडिशरी की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो बात करते हैं हम कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में हम पढ़ रहे थे, यानी हमने देखा था कि द इंडियन एविडेंस एक्ट 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। यानी सबसे पहले हमने देखा था उसमें रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, दूसरा देखा था ऑन प्रूफ, थर्ड पार्ट में हमने देखा था साक्ष्य को पेश किया जाना और उसका प्रभाव। अब बात आती है, फिर हमने देखा था ये लैक्स फोरी विधि है, जेम्स स्टीफन बनाने वाले हैं और 167 सेक्शन में ये बढ़ गया है और 11 चैप्टर में इसको बताया गया है। तो साक्ष्य का जो रूप होता है, साक्ष्य का रूप इतना प्रबल होता है कि किसी और एविडेंस की आवश्यकता ना पड़े। एज ए लैक्स फोरी विधि, और लैक्स फोरी विधि का मतलब है खेवन वर्सेस वैन के मामले में बताया गया था कि लैक्स फोरी जो कि अन्य लॉ पर भी प्रभाव करती है, एज ए प्रोसीजर लॉ है। तो हम बात करते हैं यहाँ सेक्शन नंबर 3 की निर्वचन खंड। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे डेफिनेशन क्लॉज की, तो पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट में डेफिनेशन जो क्लॉज है पूरी इंडियन एविडेंस एक्ट में लागू होगा। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का इतना प्रबल रूप है कि इसके बिना कोई काम नहीं चल सकता है। एज ए प्रोसीजर लॉ है, यानी कि एक तरीके से एक प्रक्रियात्मक विधि है। जेम्स स्टीफन ने जिसको बनाया है, बड़ा सोच समझ के इसका विकराल रूप दिया है कि एक तरीके से इंडियन एविडेंस के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता है। लोकल लॉज हो उस पर भी लागू होगा, प्रोसीजर लॉ उस पर भी लागू होगा, सब्सटेंटिव पार्ट हो उस पर भी लागू होगा। तो हम बात करते हैं क्या अपने आप में ये संपूर्ण है, तो एक तरीके से ये संपूर्ण अपने आप में नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ इसकी जरूरत पड़ रही है हम इसको ले लेते हैं। तो साक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि किसी अन्य साक्ष्य की और जरूरत ना पड़े। इसी तरीके से फिप्सन ने कहा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट वो है कि जहां पर भी लेके आया जाए तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही लाइए, ओरल एविडेंस ना लेके आइए। अगर आपको लाना है तो धारा 60 पे आप ले सकते हैं। चलिए, इस पे ज्यादा ध्यान अभी नहीं देंगे, हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन पहले सबसे बात हम देखते हैं कि धारा 3 में निर्वचन खंड की अगर हम बात करते हैं तो आती है न्यायालय की डेफिनेशन। तो ऑल जज, ऑल मजिस्ट्रेट, अथॉरिटी पर्सन एक्सेप्ट इन आर्बिट्रेटर, यानी मध्यस्थों के सिवाय न्यायालय में सभी लोग शामिल है। तो नोट कर लीजिए, कोर्ट में क्या क्या शामिल है। कोर्ट मीन्स इंक्लूड, यानी ऑल जज, ऑल मजिस्ट्रेट और अथॉरिटी पर्सन, यानी कि ये लोग इसमें शामिल हैं। न्यायालय में कौन कौन शामिल है? ऑल जज, ऑल मजिस्ट्रेट, अथॉरिटी पर्सन एंड एक्सेप्ट एंड किसको छोड़ दिया है? आर्बिट्रेटर को। और दूसरी बात, इंडियन एविडेंस एक्ट शपथ पत्रों पर भी लागू नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, शपथ पत्रों पर भी लागू नहीं होता है। तो बात आती है कि इंडियन एविडेंस एक्ट क्यों शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता है, मैं इसको थोड़ा सा आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि न्यायालय में क्या क्या शामिल है। तो न्यायालय में आप जान लीजिए 3 बातें शामिल है, ऑल जज, ऑल मजिस्ट्रेट एंड अथॉरिटी पर्सन एक्सेप्ट इन, मध्यस्थ यानी आर्बिट्रेटर को छोड़कर कोर्ट में सभी लोग शामिल हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन क्लॉज की बात करते हैं तो कोर्ट की डेफिनेशन बेरेक्ट आप रखिए सामने और उसको देखते रहिए कि न्यायालय में क्या क्या शामिल है। ऑल जज, ऑल मजिस्ट्रेट, अथॉरिटी पर्सन एक्सेप्ट एन आर्बिट्रेटर, यानी कि इसमें मध्यस्थों के सिवाय ये सब कुछ लागू हो जाता है। अब बात आती है, यहाँ मैं आपको समझाती जा रही हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को विशेष कि इसमें क्या क्या, क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज से आपके कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो न्यायालय में हमारा शामिल क्या क्या हो गया, यानी कोर्ट में अगर हम बात करें, कोर्ट में हमने 3 बातें देख ली, ऑल जज, ऑल मजिस्ट्रेट, अथॉरिटी पर्सन। अब बात आती है फैक्ट। तो फैक्ट मीन्स इंक्लूड। तो अगर हम तथ्य की बात करें तो तथ्य विवादक और सुसंगत तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए। साक्ष्य की बात करें, साक्ष्य विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए, इसके अलावा हम कोई एविडेंस नहीं लेंगे। तो अगर हम फैक्ट की बात करते हैं तो तथ्य क्या है? तो तथ्य एक तरीके से देखा जाए जो बोला है, सुना है, इंद्रियों द्वारा बोधगम्य किया गया है, एज ए फैक्ट है। ये पंखा चलता है, एज ए फैक्ट है। मैं मोबाइल पे वीडियो बना रही हूँ, एज ए फैक्ट है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एज ए फैक्ट है। लेकिन यही फैक्ट जब किसी तथ्य अन्य तथ्य से
जुड़ जाता है तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट बन जाता है। तो तथ्य की अगर हम बात करें, जो देखा है, सुना है, इंद्रियों द्वारा बोधगम किया है, एज ए फैक्ट है, लेकिन जिसका भान किसी व्यक्ति को हो एज ए फैक्ट है। अमुक पदार्थ में अमुक वस्तु में अमुक पदार्थ रखा है, क्या है, एज ए फैक्ट है। पंखा चल रहा है, ऐसे फैक्ट है। मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसे फैक्ट है। आप पढ़ रहे हैं, ऐसे फैक्ट है। लेकिन क्या पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहा है, इसका मतलब रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट हो जाएगा। तो नोट करिए इसमें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आता है क्या, कोई ऐसी वस्तु की अवस्था। ध्यान दीजिएगा, लिखिए तथ्य यानी कि कोई वस्तु की अवस्था और वस्तु का संबंध, जो क्या हो, इंद्रियों द्वारा बोधगम हो। नोट करिए, जो क्या हो, इंद्रियों द्वारा बोधगम हो। बोधगम का मतलब समझ रहे हैं ना? बोधगम का मतलब है जिसको हम भान, यानी हम उसको कॉन्शियस कर सके। तो तथ्य क्या है, तथ्य मीन्स इंक्लूड, क्या क्या हो जाएगा, कोई वस्तु की अवस्था, वस्तु का संबंध, इंद्रियों द्वारा बोधगम हो, जिसका भान किसी व्यक्ति को, नोट करिए, जिसका भान किसी व्यक्ति को हो एज ए फैक्ट। तो तथ्य मीन्स इंक्लूड कोई वस्तु का संबंध, कोई वस्तु की अवस्था, वस्तु का संबंध एज ए फैक्ट है। ये एक पंखा चल रहा है एज ए फैक्ट, मैं पढ़ा रही हूँ एज ए फैक्ट, आप पढ़ रहे हैं एज ए फैक्ट। यानी कि कोई तथ्य होना चाहिए, इसके अलावा और कोई बात नहीं होना चाहिए। अब कोई तथ्य है, यानी कोई वस्तु, एक पानी का ग्लास रखा हुआ है, उस ग्लास में पानी है एज ए फैक्ट, लेकिन इस पानी के अंदर कोई पॉइजन मिला देता है, ये भी क्या है, एक तथ्य है। यानी कोई पदार्थ यानी कि कोई वस्तु रखी है, वस्तु में कोई पदार्थ मिला दिया गया है, वो भी क्या है, फैक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी तथ्य जब तक नहीं होगा तो वो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट भी नहीं बन सकता है। रिलेवेंसी फैक्ट होने के साथ साथ कोई उसमें फैक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा कोर्ट की डेफिनेशन। तो कोर्ट पे क्या क्या है, ऑल जज, ऑल मजिस्ट्रेट, अथॉरिटी पर्सन एक्सेप्ट इन आर्बिट्रेटर, यानी शपथ पत्रों को, मध्यस्थों को इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, जहां पर हमने देखा, अब बात आ गई यहाँ तथ्य की, अब जो बात आ जाएगी रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट यानी कि सुसंगत तथ्य। तो बात करते हैं हम सुसंगत तथ्य की। तो पहले डेफिनेशन में हमने देखा कोर्ट में इंक्लूड, सेकंड में देखा फैक्ट, अब बात आती है सुसंगत तथ्य। सुसंगत तथ्य, तो सुसंगत तथ्य से अभिप्राय है, यानी कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट से अभिप्राय है कोई भी तथ्य, जो एक तथ्य यानी ये फैक्ट और ये फैक्ट एक दूसरे से जुड़ जाता है। जब कोई भी तथ्य एक तथ्य से इस प्रकार संसक्त है, जो इस अधिनियम के अनुसार, यानी सेक्शन नंबर 5 से लेके 55 तक जो दिए गए हैं, जिसको हम पढ़ते हैं ऑन प्रूफ, यानी कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ है, वो क्या है, इस अधिनियम के अनुसार रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट होता है। तो सुसंगत तथ्य से अभिप्राय है और इसके अंतर्गत आता है कोई भी एक फैक्ट, एक तथ्य जो दूसरे तथ्य से इस प्रकार संसक्त है, जो इस अधिनियम के अनुसार हो, वो क्या है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है। यानी सेक्शन नंबर 5 से लेकर 55 तक जुड़ा हुआ है, वो सुसंगत तथ्य है। अब अगर हम सुसंगत तथ्य की बात करें तो हम कैसे जानेंगे, तो समझ लीजिए। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं कोई भी तथ्य, तो मान के चलिए एक तरीके से मान के चलिए एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है और ये दूसरा फैक्ट है। समझ लीजिए, एक गिलास पानी रखा हुआ है, समझिएगा, एक गिलास पानी रखा हुआ है, तो इसका मतलब गिलास रखा हुआ है, उसमें पानी एक तथ्य है, लेकिन वो पानी किस काम आएगा, इसका मतलब ग्लास में रखा है तो पीने के काम आएगा, नहाने के तो काम आएगा नहीं।
तो जब अगर हम बात करते हैं कि अगर ग्लास रखा है, ग्लास में पानी है, तो ये पीने के काम आएगा, क्योंकि इसका मतलब ये पानी क्या है, पीने के औचित्य से रखा गया है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट हो गया। और इसी पानी में अगर कोई व्यक्ति कोई पदार्थ मिला देता है, कोई चीज मिला देता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। कैसे, कहाँ जाएंगे हम, सेक्शन नंबर 5 से लेके 55 में हमें इसे सिद्ध करना पड़ेगा, यानी कि इस अधिनियम के अनुसार इस फैक्ट को हमें सिद्ध करना पड़ेगा। तो ये हो जाएंगे आपका रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो बात आती है कि कोई भी तथ्य अन्य तथ्यों से जब तक कि संसक्त ना हो, जुड़ा हुआ ना हो, वो रिलेवेंसी फैक्ट हो ही नहीं सकता है। एक तथ्य, पानी का ग्लास रखा हुआ है, लेकिन उस पानी में अगर कोई पदार्थ मिला दिया जाता है तो वो क्या बन गया, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट हो गया। लेकिन हमें साबित कैसा करना होगा, इसको करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 5 से लेके 55 तक में। तो फिफ्सन ने कहा है कि रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्ट इशू का ही एविडेंस है, किसी और का एविडेंस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी जो भी साक्ष्य लाइए आप, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए, इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं होगा। लेकिन वो कैसा होगा, दो बातें जान लीजिए, या तो वो ओरल एविडेंस होगा या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। अगर ओरल एविडेंस दिया जाता है तो मस्ट बी डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 16 में हम चले जाएंगे कि वो स्वयं सुना हो, स्वयं देखा हो, इंद्रियों द्वारा बोधगम किया हो, लेकिन सभी स्वयं हो, जिसका भान किसी व्यक्ति को स्वयं हो, खुद देखा हो, सुना हो, ये क्या है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है। तो तथ्य क्या होते हैं, विवादक तथ्य क्या होते हैं, तो आज हमने 3 डेफिनेशन देखी। सबसे पहले हमने देखा कोर्ट में क्या क्या इंक्लूड्स है, फैक्ट क्या होता है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट क्या होता है। तो तथ्य से अभिप्राय है कि कोई वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम एज ए फैक्ट है। लेकिन वही फैक्ट जब किसी से जुड़ जाता है, मिल जाता है, जो इस अधिनियम के अनुसार सेक्शन नंबर 5 से 55 तक में दिया गया है, वो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट होगा। अब हम सेक्शन नंबर 5 से 55 तक की बात अगर करें तो जेम्स स्टीफन ने एक बात कही है और पेवी ने भी एक बात किया है कि व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियां झूठ नहीं बोल सकती हैं। अगर व्यक्ति, एक रोता हुआ व्यक्ति आ रहा है एज ए फैक्ट, लेकिन वो किस वजह से रो रहा है, एज ए रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो आगे वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, यानी विवादक तथ्य। तो हमारा मेन टॉपिक रहेगा विवादक तथ्य। तो 3 बातें नोट कर लीजिए फिफ्सन के अनुसार कि साक्ष्य, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य को तक ही सीमित होना चाहिए। नोट करिए 3 बातों को, साक्ष्य, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए, अनुचित साक्ष्य को बाहर कर देना चाहिए और हर मामले में दस्तावेजी साक्ष्य दिया जाए। ऐसे इसका मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की अगर हम बात करते हैं तो दस्तावेजी साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, स्वयं दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो दिए गए हो वो भी दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं। तो हर मामले में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाएं और परिस्थिति जन्य साक्ष्य, अनुचित साक्ष्य को बाहर कर देना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा यानी विवादक तथ्य, जो कि मेन टॉपिक है। ठीक है, अगर जब तक कोई विवादक तथ्य नहीं होगा तो कोई मामला नहीं चलेगा। तो साक्ष्य का जो प्रबल रूप है, एक तरीके से कहा जाता है एज ए बयान, जो कि न्यायालय के सामने दिया जाता है, या तो ओरल दिया जाएगा या डॉक्यूमेंट्री दिया जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे विवादक तथ्य। और आप लोग थोड़ा सा बेरेट को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। जितना मैं पढ़ा रही हूँ उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें पढ़ाना हमको बहुत है, लेकिन समय कम होने की वजह से आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, प्रूफ डिसप्रूफ में क्या होता है, नॉट प्रूफ क्या होता है, ये बताएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा हमारा विवादक तथ्य, यानी कि विवादक तथ्य किसे कहते हैं। थैंक यू। सारी चीज़ों को विशेष ध्यान से पढ़ते रहिए।